नमस्कार। मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड का टॉपिक उपभोक्ता की मांग और मांग का नियम, यानी कंज्यूमर्स डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। मांग और पूर्ति का विचार संपूर्ण उत्पादन, उपभोग एवं वितरण का आधार है। मूल्य निर्धारण का आधार स्तंभ ही मांग और पूर्ति को कहा जाता है। इसीलिए उपभोक्ता की मांग और मांग के नियम को जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए जानते हैं कि मांग का नियम क्या है, मांग किसे कहते हैं और उपभोक्ता की मांग से हमारा क्या आशय है। आज हमारा जो मुख्य बिंदु होगा वह मांग का अर्थ, उसके प्रकार और मांग के विभिन्न तथ्यों के बारे में होगा। मांग जो मूल्य एवं किसी वस्तु की मात्राओं को संबंध करता है। मूल्य और समय से संबंधित प्रभावकारी इच्छा को ही अर्थशास्त्र में मांग कहा जाता है। किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो किसी दी हुई कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाए, अर्थात किसी वस्तु की मांग किसी निश्चित समय में सभी संभव मूल्यों पर उस वस्तु की उन मात्राओं की सूची है जिन्हें वह खरीदने के लिए तत्पर रहता है या क्रेता तत्पर रहता है। अब विस्तार रूप से हम जान लें कि किसी वस्तु की मांग के अंतर्गत वे विभिन्न मात्राएं शामिल होती हैं जिन्हें खरीदार विभिन्न मूल्यों पर खरीदेगा। यानी कि मांग से आशय एक दी हुई वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो उपभोक्ता किसी एक बाजार में किसी एक निश्चित समय में विभिन्न तथा विभिन्न आयों से संबद्ध वस्तुओं के विभिन्न मूल्यों पर खरीदेगा। यानी कि उपभोक्ता किसी समय विशेष के साथ निश्चित मूल्य पर, और दूसरी बात है कि उसकी इच्छा होनी चाहिए उन वस्तुओं को खरीदने के लिए, यानी प्रभावकारी इच्छा होनी चाहिए। और ये तीनों के संयोग को अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे कि यह एक प्रकार से मांग है। मांग के लिए आवश्यक तत्व, जब हमने मांग की परिभाषा पढ़ी तो अब हम जानेंगे कि इसके लिए हमें किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। परिभाषा में हमने पढ़ा था मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा होती है, यानी कि इसमें वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को पूर्ण करने के लिए साधन तथा साधन को व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। यानी जो हम वस्तु खरीद रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास इच्छा होनी चाहिए और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए साधन होनी चाहिए, यानी वित्त होना चाहिए, धन होना चाहिए, मुद्रा होनी चाहिए। और उस मुद्रा को हमें त्यागने की तत्परता भी होनी चाहिए। भाई हमारी इच्छा तो है लेकिन हम पैसा नहीं खर्च करना चाहते, तो हम ये नहीं मानेंगे कि ये हमारी प्रभावपूर्ण इच्छा है। पैसा भी होना चाहिए और उस पैसे को खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए और वस्तु को खरीदने की हमारी इच्छा भी होनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि यह एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। दूसरा है किसी दी हुई कीमत पर मांगी गई मात्रा। किसी भी वस्तु या सेवा की मांग उसके मूल्यों के संबंध में व्यक्त की गई मात्रा का द्योतक होती है। यह संभव मूल्य पर उस वस्तु की उन मात्राओं की सूची है जिन्हें क्रेता खरीदने को तैयार रहता है। यानी कि एक निश्चित दी हुई कीमत में मांगी गई मात्रा है, कीमत दी हुई होनी चाहिए निश्चित, और अगर कीमत तय नहीं है तो उसको हम मांग नहीं कहेंगे। तय होनी चाहिए कीमत, मूल्य सूची होनी चाहिए उसकी, तब हम कहेंगे कि यह मांग है। मांग समय अवधि से संबंधित होती है, यानी कि मांग किसी निश्चित समय इकाई के संबंध में होती है, यानी प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति सप्ताह या प्रति वर्ष समय निश्चित होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये मांग है।
इस प्रकार मांग के लिए किसी भी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो किसी निश्चित समय में दी हुई कीमत पर खरीदी जाएगी। मांग के लिए मूल्य और निश्चित समय जरूरी है, प्रभावपूर्ण इच्छा जरूरी है। ये तथ्य जब मिल जाते हैं तब हम कहेंगे कि यह मांग है। मांग और आवश्यकता में अंतर। कई बार क्या होता है, आवश्यकता और मांग को एक ही समझ लिया जाता है, जबकि वास्तव में अर्थशास्त्र की परिभाषा में अगर देखा जाए तो आवश्यकता और मांग में बहुत बड़ा अंतर है। आवश्यकता किसी भी वस्तु की उस प्रभावपूर्ण इच्छा को कहा जाता है जिसमें वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन और साधनों को त्यागने या व्यय करने की तत्परता होती है। यानी कि इच्छा पूर्ण करने की जो शक्ति है, जो साधन है, और व्यय करने की जो क्षमता है, यानी प्रभावकारी इच्छा को हम आवश्यकता कहेंगे। लेकिन मांग के लिए हमें एक निश्चित समय और एक निश्चित कीमत का होना भी जरूरी है, तभी हम मांग को मानेंगे। दोनों के बीच में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि मांग निश्चित कीमत और निश्चित समय विशेष से संबंधित प्रभावपूर्ण इच्छा को मांग कहा जाता है। आवश्यकता और मांग, इन दोनों के बीच में यही महत्वपूर्ण अंतर है। मांग के प्रकार। किसी भी वस्तु या सेवा की मांग मुख्यतः 3 तत्वों से संबंधित होती है, और ये 3 तत्व जो हैं कौन से हैं? मूल्य मांग, आय मांग, आड़ी या तिरछी मांग। इसके अलावा एक चौथी मांग भी होती है जिसके अंदर हम संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग और सामूहिक मांग को शामिल करते हैं। एक एक हम इसके बारे में जानकारी लेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगा। पहले हम देख लेते हैं कि मूल्य मांग क्या होती है। जैसा कि चित्र में दिया गया है, यह चित्र हमें मूल्य मांग के बारे में जानकारी देता है। मांग विश्लेषण में मूल्य मांग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसी वस्तु की कीमत मांग उस वस्तु की उन मात्राओं को बताती है जो निश्चित समय अवधि में विभिन्न मूल्यों पर उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें मांग को प्रभावित करने वाले हमारे जो अन्य घटक होते हैं उन्हें हम स्थिर मान के चलते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, ओ एक्स अक्ष जो है हमारा, वह वस्तु की मात्रा को बताता है। ओ वाई एक्स जो है हमारा, वस्तु के मूल्य को बताता है। यह हमें ये बताता है कि किसी वस्तु का मूल्य अगर कम हो जाता है तो उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। कीमत मांग किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा और मूल्य के पारस्परिक संबंध को बताती है। वस्तु की या सेवा की मांग और कीमत में उल्टा संबंध होता है, जैसा कि हम चित्र में बता रहे हैं। कीमत में कमी मांग में वृद्धि, और कीमत में वृद्धि उस वस्तु की मांग में कमी को जन्म देता है। इसमें कीमत मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, यानी कि कीमत वक्र जो है हमारा बाएं से नीचे दाएं की ओर गिरता हुआ होता है। बाएं से नीचे दाएं की ओर गिरता हुआ होता है और मांग और कीमत के विपरीत संबंध को बताता है। यानी जब हम देखते हैं कि वस्तु का मूल्य टी बिंदु पर है तो क्वांटिटी कम खरीदी जा रही है, Q1 जो है हमारी बहुत कम क्वांटिटी पे खरीदा जा रहा है। लेकिन जब उसी वस्तु का मूल्य एस बिंदु पे आ जाता है तो क्वांटिटी हमारी बढ़ जाती है, मात्रा वस्तु की खरीदने वक्त की बढ़ जाती है। यह जो संबंध है, यह संबंध ही कीमत मांग के संबंध को बताता है, जो कि ढालू है, यानी कि बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ होता है, यानी कि ऋणात्मक है, यानी कि मांग और कीमत में उल्टे संबंध को बताता है। यह वस्तु की मूल्य मांग होती है। कौन सी मांग होती है?
वस्तु की मूल्य मांग होती है। ठीक है, अगला देखते हैं हम आय मांग। ठीक है, आय मांग हमारे यहाँ वस्तु की दो प्रकार से हो सकती है। आय मांग का अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं की उन मात्राओं से है जो एक निश्चित समय में अन्य बातों के समान रहने पर उपभोक्ता द्वारा उनके विभिन्न आय स्तरों पर खरीदी जाती है। अर्थात यदि उपभोक्ता की रुचि, फैशन व स्वभाव में परिवर्तन न हो तो वस्तु के मूल्य या अन्य संबंधित वस्तुओं के मूल्य भी अपरिवर्तित रहे तो आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता वस्तु या सेवाओं की जो मात्राएं खरीदने को तैयार होगा वही आय मांग कही जाती है। आय मांग उपभोक्ता की आयों तथा वस्तुओं की मांगी गई मात्राओं के संबंध को व्यक्त करती है, यानी कि मांग आय का फलन होती है। यहाँ हम दो तरह की वस्तुओं की बात करेंगे। एक तो होती है श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं और एक होती है घटिया किस्म की वस्तुएं। वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति में भिन्नता के कारण कुछ वस्तुएं या कुछ सेवाएं ऐसी होती है जिनकी मांग आय में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है। इसमें सामान्यतः आरामदायक और विलासिता की वस्तुओं का समावेश होता है और ऐसी वस्तुओं को आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ वस्तुएं कहा जाता है। लेकिन इसके विपरीत कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी मांग उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ साथ घटती है। इस प्रकार की वस्तुओं को आर्थिक दृष्टि से निम्न कोटि या घटिया वस्तुएं भी कहते हैं। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि श्रेष्ठ या घटिया वस्तुएं तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठता को व्यक्त करते हैं, यानी कि जैसे गरीब व्यक्ति के लिए तेल और वनस्पति घी में से तेल घटिया वस्तु होगी और वनस्पति घी श्रेष्ठ वस्तु मानी जाएगी। परंतु यदि उसकी आय इतनी बढ़ जाती है कि वह वनस्पति या शुद्ध घी का उपयोग करने लगता है तो ऐसी स्थिति में वनस्पति घी जो पहले उसके लिए श्रेष्ठ वस्तु थी अब वह वस्तु घटिया की श्रेणी में आ जाएगी और वह शुद्ध घी को श्रेष्ठ वस्तु कहने लगेगा। इस तरह हम देखते हैं कि श्रेष्ठ व घटिया वस्तुएं सापेक्षिक एवं तुलनात्मक दृष्टि से देखी जाती है और ये तुलना किसके संदर्भ में है? आय के संदर्भ में है। और आय के संदर्भ में हम ये बताते हैं कि जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती है, किसी उपभोक्ता की आय बढ़ती है, वैसे वैसे वह श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करने की कोशिश करता है। ये चीज़ें हमें देखनी है और यही का जो प्रतिफल है या परिणाम है वह हमारा आय मांग वक्र रेखा होती है। आय मांग वक्र जो है वो दो प्रकार से यहाँ बनाया जाएगा, श्रेष्ठ वस्तु के संदर्भ में और घटिया वस्तु के संदर्भ में। अब हम देखते हैं कि हमारा जो पहला चित्र है श्रेष्ठ वस्तुओं का और दूसरा चित्र है हमारा घटिया वस्तुओं का। यहाँ हम देखते हैं कि ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा बताई गई है, ओ वाई अक्ष पर आय बताई गई है। पिछले चित्र में हमने देखा था वस्तु की मात्रा और मूल्य के बीच में अंतर को, संबंध को और उसकी परिस्थिति को जाना था। ये जो आय के संदर्भ में हमारा चित्र है यह है वस्तु की आय, उपभोक्ता की आय और वस्तु क्रय करने की स्थिति के बारे में बताएगा हमें, यानी वस्तु कैसी है, कैसे उसका आय का स्तर बना है और कैसे उसका मूल्य से संबंध कैसे रहा है, उसके बारे में ये जानकारी देगा चित्र हमें। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे हमारा पहला चित्र है डीडी रेखा जो है हमारी वक्र डीडी जो है हमारा मांग को संदर्भित करता है, मांग के बारे में बताता है। पहले जैसे हम देखते हैं कि किसी उपभोक्ता की जो मांग थी वो अगर हम देखें ओ एस है तो ऐसी स्थिति में अगर उसकी मांग बढ़कर या उसकी आय बढ़कर ओ एस 1 हो जाती है तो ऐसी स्थिति में मांग भी उसकी क्या हो जाएगी, ओ क्यू से बढ़कर के
ओ क्यू 1 पे आ जाएगी। यानी जैसे जैसे उसकी आय और मांग में संदर्भ कैसा है, प्रत्यक्ष है श्रेष्ठ वस्तु के संदर्भ में। ये आरामदायक और विलासिता वस्तुओं के बारे में बताता है। फिर से देख लेते हैं हम कि ओ एक्स एस जो है हमारा, अगर यहाँ आय है उसकी, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसकी क्वांटिटी जो है क्रय करने की होगी ओ क्यू, और सामने कहाँ होगा हमारा, टी बिंदु पर। लेकिन जैसे ही उसकी आय बढ़ती है, ओ एस 1 पे आता है, तो सामने कहाँ पहुंच जाता है हमारा, टी 1 बिंदु पर। और ऐसी स्थिति में वह ज़्यादा वस्तुओं का क्रय करेगा, यानी ओ से क्यू 1 पे आ जाएगा आय बढ़ने के संदर्भ में। लेकिन दूसरी स्थिति है, वह बिल्कुल अलग तरह की स्थिति है। यह स्थिति तो हमें ये बता रही है कि आय और मांग में प्रत्यक्ष संबंध है। लेकिन दूसरा चित्र जो है घटिया वस्तुओं के संदर्भ में, उसमें अगर हम देखते हैं कि जैसे ही किसी उपभोक्ता की आय ओ एस पर होती है, तो वह कितनी क्वांटिटी खरीदता है, ओ क्यू खरीदता है, यानी वह ज़्यादा क्वांटिटी खरीदता है। लेकिन जैसे ही उसका आय का स्तर बढ़ जाता है, आय का स्तर ओ एस 1 पे आ जाता है, तो उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है, यानी ओ क्यू 1 वस्तुएं ही वह खरीदता है। मांग वक्र का जो हमारा साम्य है, वह टी से परे हट करके टी 1 पर आ जाता है, यानी घटिया किस्म की वस्तुएं जो है वो कम खरीदेगा वो। हमने आपको पहले भी बताया कि यहाँ आय के संदर्भ में एक गरीब व्यक्ति से हमने तुलना की कि पहले वह तेल के संदर्भ में वनस्पति घी को अच्छा समझता है, लेकिन जैसे आय बढ़ती है तो वनस्पति घी के संदर्भ में वह शुद्ध घी को ज़्यादा अच्छा समझने लगता है, श्रेष्ठ वस्तु समझने लगता है। यानी कि वह वनस्पति घी का त्याग कर देता है, वनस्पति घी उपभोग करना कम कर देगा जैसे जैसे कि आय बढ़ेगी। और ऐसी संदर्भ में उसकी जो है वस्तुओं की मांग टी से हट करके टी 1 पे आ जाएगी। और यह बताती है कि ऐसी वस्तुओं की आय मांग मांग और आय के विपरीत संबंध को बताता है। आय में वृद्धि से मांग में कमी और आय में कमी से मांग में वृद्धि होती है। यह जरूरी नहीं है कि दोनों में आनुपातिक परिवर्तन हो। आनुपातिक का मतलब यानी 50% आय बढ़ी है तो 50% ही इन वस्तुओं की यानी घटिया वस्तुओं की कमी होगी, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन ये कमी का संकेत अवश्य देता है। आनुपातिक कमी नहीं बताता, लेकिन कमी का संकेत अवश्य देता है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ये जो हमारे डायग्राम है, ये जो हमारे रेखा चित्र है, हमें किसी उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की क्रय मात्रा के संदर्भ में जानकारी देते हैं।